अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ क्या है, क्या बोलते हैं, वो लाइब्रेरीज़ होती हैं जो पाइथन ने हमें इंस्टॉल के वक्त दे दी होती हैं और हम उनको जो है ना कभी भी अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन लाइब्रेरी हमारे पास हमेशा तो अवेलेबल नहीं होती। जैसे आपको मैंने बताया था, बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं पाइथन के अंदर कुछ किए बगैर मैं ABS वाला फंक्शन कॉल कर सकता हूँ और मेन फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ये हमारे पास बग़ैर किसी कुछ किए हमें मतलब इससे मांगे बगैर हमारे पास ये अवेलेबल होते हैं। पर बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ को हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट का मतलब ये है कि ये हमारा ये कोड है, सही है, हमारी ये एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये पाइथन की फ़ाइल है 6.py, सही है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई लाइब्रेरी आए, मतलब मैं किसी और लाइब्रेरी को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है जिसको वो डालते हैं, जिसको वो शुरू करते हैं इंपोर्ट से। इंपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ लाओ, कहीं और से लानी है, मतलब ये पाइथन के पास मौजूद है पर इस फाइल के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, हमें ये जो है ना एक इसके बाद इंपोर्ट के कीवर्ड के बाद हम ना लाइब्रेरी का नाम देते हैं। तो क्या बोलते हैं, इंपोर्ट के बाद लाइब्रेरी का नाम देते हैं। अब देखते हैं आगे चल के क्या बोलते हैं कौन कौन सी लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास आती है मैथ मॉड्यूल, प्रोवाइड एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथ की जो लाइब्रेरी होती है ना, वो क्या करती है, हमें कई सारे मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में जो है ना हमें एक्सेस देती है कि हम वो जो है ना उनको परफॉर्म कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैथ, तो जो है ना पाइथन ने जो है ना हमारे पास इंपोर्ट करा दी है ये मैथ की लाइब्रेरी। अब मैथ की लाइब्रेरी की वजह यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है ना, अब हम इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं ना सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते आगे चल के देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है इसके अंदर। बहुत सारे यूज़फुल फंक्शंस हैं, तो इतने हैं कि अभी मैंने सारे के सारे कवर ही नहीं किए, क्योंकि क्या बोलते हैं कुछ एडवांस भी हैं इसके अंदर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैथ.सील क्या करता है, रिटर्न द सीलिंग ऑफ एक्स द स्मॉल इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो सीलिंग जो है ना एक तरह से राउंड ऑफ करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास है एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 10, यह डेसिमल नंबर नहीं है, इंटीजर है, सही। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, अच्छा, आप किसी भी इसके फंक्शन को मैथ के ना जितने भी जो भी फंक्शन है ना उसको कॉल करवाने के लिए हमें मैथ.सील, मतलब इस वाली लाइब्रेरी में जाओ, पाइथन को हम बताएंगे इस लाइब्रेरी में जाओ, इसके अंदर सील का एक फंक्शन है, उसको कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, मैथ.सील का फंक्शन आ गया हमारे पास। उसके अंदर सील के फंक्शन में हम जो है ना आर्गूमेंट पास करेंगे, पैरामीटर देंगे इसको नंबर, सही। अब जो है इसको रन करते हैं, पाइथन 3 6.py 10। अच्छा, अब इसने जो है ना क्या बोलते हैं, हमें यही फंक्शन इसलिए रिटर्न किया है क्योंकि जो है ना ये जो मतलब इसने हमें यही नंबर इसलिए रिटर्न किया वापस से, क्योंकि जो है ना ये एक इंटीजर है। रिटर्न तो ये इंटीजर करता है, मतलब अगर कोई इंटीजर देंगे ना, अब इसे कोई भी इंटीजर देंगे तो ये रिटर्न वही कर देगा। पर अगर इसमें डेसिमल प्लेसेस लगा दूँ मैं 0.23, अब देखिए क्या रिटर्न करता है ये। इसने 11 रिटर्न किया, मतलब 10.23 से क्या बोलते हैं, इसने राउंड ऑफ किया पर सीलिंग ऊपर की तरफ गया। सीलिंग मतलब छत बोलते हैं ना, तो ये ऊपर की तरफ गया। जबकि अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये हो जाना चाहिए था, ये 10 हो जाना चाहिए था, पर इसने इसको 10 नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सीलिंग का फंक्शन है। तो सीलिंग का फंक्शन जो है ना हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। और इसका अगर डेसिमल प्लेस डालेंगे तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो एक तरह से ये राउंड ऑफ होता है, पर मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता। अगर आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपका नंबर 0.5 से बड़ा है तो फिर आप क्या बोलते हैं उसके अंदर सीलिंग लगाएं, या फिर आपको मैं अगला फंक्शन बताता हूँ जो है ना आगे इसका थोड़ा सा अपोजिट टाइप का होता है। आगे चलते हैं। तो सीलिंग का फंक्शन तो क्या बोलते हैं, ये करता है कि इसका डेसिमल है ना तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा इसको, सही। इसको अब जो है मैं क्या बोलते हैं कमेंट कर देता हूँ। अगला फंक्शन है हमारे पास मैथ.फ्लोर। तो रिटर्न द फ्लोर ऑफ एक्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जैसे 10.23 था ना, ये ऊपर की तरफ गया, छोटा होने के बावजूद भी ये ऊपर की तरफ 11 की तरफ मूव कर गया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ मैथ.फ्लोर, वापस से वही करवाना है, मैथ.फ्लोर नंबर। अगर मैं ये रन करवाऊँ तो ये 10 की तरफ आएगा, मतलब इसने बिल्कुल नीचे वाला देखा कि 10.23, ये अंदर से 23 हटा देता हूँ मैं और नीचे की तरफ गया। अगर मैं यहाँ पे 0.99 करता तो क्या होता,
ये उसका भी जो है ना फ्लोर लेता 0.99, जबकि इतना क्लोज है 11 के, पर ये ऊपर की तरफ नहीं गया। सील भी एक तरह से वही कर रहा था कि ऊपर की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब ये अगर आप कोई भी इसको देंगे तो ये उसका जो है ना छोटा नंबर लेने की कोशिश करेगा, उसको छोटा करने की कोशिश करेगा, अगर वो इंटीजर नहीं है तो। अगर वो इंटीजर है ना, फॉर एग्जांपल 10 मैंने दी है तो ये 10 ही रिटर्न करने वाला है। सही, अब आगे चलते हैं, आगे के फंक्शन देखते हैं। मैथ डॉट फैक्टोरियल। तो मैथ डॉट फैक्टोरियल क्या करता है? फैक्टोरियल के बारे में तो पता होगा क्या हालते हैं। फैक्टोरियल जो है, अगर हम उसको बोलें कि हमें जो है ना 3 का फैक्टोरियल चाहिए, 3 का फैक्टोरियल का निशान ये होता है, फैक्टोरियल का साइन ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, 1 मिनट। कमेंट जो है, अगर मुझे मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट करने तो मैं जो है ना ट्रिपल कोट लगाऊंगा, ट्रिपल कोट लगाया और इसको मैं उसके बीच में मूव कर दूंगा। तो ये जो है ना कई सारे जो है ना मल्टीपल लाइन कोट्स कर देते हैं। तो इसका क्या करता है, इसको अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालना चाहें तो क्या करता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मतलब ये जो है ना 3 से लेके 1 तक जितने भी उसके नंबर आते हैं ना, तो उनको सबको मल्टीप्लाई करवा देता है। ये फैक्टोरियल का एक काम होता है। मतलब अगर मैंने कोई भी फैक्टोरियल दिया है, फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल, तो ये जो है ना यही चीज़ करेगा, 3 फैक्टोरियल लेगा और उसको जो है ना 4 से मल्टीप्लाई करवा देगा। मतलब 4 से लेके 1 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। सही, तो मैथ डॉट फैक्टोरियल का मुझे चाहिए नंबर वापस से वही है। 1 मिनट में नंबर ये जो है ना, पहले 1 मिनट देखते हैं। फैक्टोरियल जो है ना, अगर मैं करता हूँ इसको प्रिंट, 10 का फैक्टोरियल काफ़ी बड़ा आने वाला है। मैथ डॉट फैक्टोरियल, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा है। सही है, अगर मैं यहाँ पे 4 का करवाऊँ 24। सही, मैथ डॉट फैक्टोरियल ये करता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। भाई फैक्टोरियल का फंक्शन तो है हमें अवेलेबल है, पर अगर हमें क्या हालते हैं, हमें यूज़ नहीं करना है, हमें खुद बनाना है, प्रैक्टिस के लिए बनाना है। भाई कोई बोल रहा हो नहीं बोल रहा हो, हमें प्रैक्टिस के लिए बनाना है फैक्टोरियल का फंक्शन के बारे में थोड़ी सी इंसाइट दे चुका हूँ मैं पहले ही कि फ़ंक्शन कैसा होता है। डेफ के ज़रिए हम उसको डिफ़ाइन करते हैं फ़ंक्शन को, उसके बाद फ़ंक्शन का नाम देते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर लिखते हैं कि फ़ंक्शन को करना क्या है। सही, तो मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल, डेफ फैक्टोरियल। इसके अंदर ये एक नंबर लेगा n। अब अगर मुझे n से लेके 1 तक सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं क्या करूँगा। इसकी कई सारी अप्रोच होती हैं, पर जो सबसे सिंपलेस्ट लगती है ना मुझे, वो ये है कि क्या बोलते हैं, मैं क्या करता हूँ, रिज़ल्ट का एक मैं वो बना देता हूँ, रिज़ल्ट इज इक्वल टू 1। ये 1 है। सही, अब क्या करना है, मैं जो है ना फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन एन से लेके जितने भी नंबर है ना 1 तक के, सारों को मल्टीप्लाई करवा दो। सही, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन, मैं इसको ऐसा करता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके जाओ n तक। सही, n तक जाओ और रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, ये ऑगमेंटेड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय समथिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टर कोड लिखने की कोशिश करूँगा, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू आई। तो मतलब ये 1 से शुरू करेगा और n तक जाएगा। अच्छा, n तक जाने का ये मैंने भी बताया था आपको कि अगर n तक मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको स्टॉप का यहाँ पे ये दूंगा, स्टॉप का पैरामीटर दिया है ना मैंने, तो ये जाएगा n-1 तक। अगर मुझे जाना है n तक तो मुझे लिखना पड़ेगा n+1। तो मतलब ये जो है ना, इसको n को एक्सक्लूड कर देता है, इसलिए मैं इसको n को इंक्लूसिव करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं n+1 लिख दूंगा ताकि ये जो है ना एक आगे चले, एक इसका जो है ना एक आगे चले, एक बार इसका वो लूप आगे भी चले। सही, अब मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न करवाओ रिज़ल्ट। अगर ये रिटर्न करता है, देखते हैं क्या करता है काम। सही, अब मैं इसको इसी वाले फंक्शन को जिस तरह मैंने ये कॉल किया था मैथ डॉट फैक्टोरियल, अब मैं इसको कॉल करता हूँ प्रिंट फैक्टोरियल नंबर पे पहले हमने कॉल किया था और नंबर अब हमारा 4 है। देखते हैं क्या आता है। इसने वही 24 रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ पे नंबर को 10 दे दूँ, देखते हैं क्या आता है। वही कोड इसने वही आंसर रिटर्न किया जो इस वाले मैथ की लाइब्रेरी ने किया था।
तो मतलब मैथ की लाइब्रेरी जो हमें बना के दिया था ना, वो हम खुद भी बना सकते हैं। एक तरह से ये करने से हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है कि हम पाइथन के कोड को थोड़ा समझते हैं और फिर क्या बोलते हैं, किसी भी मैथ की कोई मैथ की होती है ना फार्मूला, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। क्योंकि उससे क्या होता है, मैथ का अगर आप मैथ समझ गए तो फिर उसके ज़रिए आप उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में, तो आपको जो है ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं क्या है, आगे कौन कौन से फंक्शन है। math.com, कॉम का फुल फॉर्म है कॉम्बिनेशन। तो ऐसा क्या बोलते हैं, हमने अक्सर पढ़ा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक होता है मैथ के अंदर, इसको लिखते हैं एन सी आर करके लिखते हैं, कैलकुलेटर में भी होता है। उसके अंदर जो है ना ये एन का फंक्शन दो वैल्यूज़ लेता है, एन और के, और हमें जो है ना रिटर्न क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू चूज़ के आइटम्स फ्रॉम द एन आइटम्स विदाउट रिपीटिशन एंड विदाउट ऑर्डर। अच्छा, कॉम्बिनेशन का फंक्शन जो है ना, एक वो बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह में भी यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम लोग एवेल्यूएट करते हैं। और जो है ना इसको मैथ की जो है ना लाइब्रेरी ने हमें अवेलेबल करके दिया हुआ है, जबकि इसको हम खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगर हमें प्रिंट करवाना है math.combination और एन मैं दूँ हाउ मैनी, क्या बोलते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एन आइटम्स कितने हो मेरे पास 10 आइटम्स हैं, सही है। उसमें से मुझे जो है ना 5 बार चूज़ करके बताओ कितने आइटम्स बनेंगे, सही। मैं एक बार क्लियर करा देता हूँ इसे, इसको रन करता हूँ। तो 252 वेज है हमारे पास 10 आइटम्स में से 5 चूज़ करने के, सही। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ये है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस के का फैक्टोरियल। तो एक काम करते हैं, हमने ये फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया था, हम इसी को रीयूज़ करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए math.combination के फंक्शन को, सही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने गलती से कर दिया डिलीट। तो अब मैं करता हूँ, फैक्टोरियल का फंक्शन तो बस मौजूद है, सही। अब क्या करते हैं, हम एक कॉम्बिनेशन का फंक्शन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन डेफ लिखना भूल गया था मैं, और यहाँ पे मैं लूँगा एन के, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ की लाइब्रेरी में किया है। और अब क्या है इसका जो है क्या बोलते हैं फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल। तो मैं करूँगा, मैं जो है ना डायरेक्टली रिटर्न करवाता हूँ और इसके अंदर फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ, इसके जो है ना ब्रैकेट्स के अंदर इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल ऑफ एन आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय, मैं इसको भी पैरेंथेसिस में कर देता हूँ, क्योंकि जो है ना ऑर्डर बहुत ज़्यादा करता है, क्या बोलते हैं काम, उसकी वजह से मसले मसाइल आ जाते हैं काफ़ी। अब फैक्टोरियल ऑफ के लो मल्टीप्लाई बाय इसके ये वाला फैक्टोरियल, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से ये फैक्टोरियल ऑफ एन लेगा, ये फैक्टोरियल ऑफ के लेगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा दो फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस के, सही। ये सिंपली रिटर्न करवा रहा है डायरेक्टली, मतलब पहली उसके अंदर रिटर्न करवा रहा है। एफिशिएंट भी होगा कोड, क्योंकि जो है ना हम कोई वेरिएबल सेट नहीं करवाए, इसकी वजह से मेमोरी यूज़ वगैरह हो। तो अब इसको देखते हैं, जो हमारे पास इसने रिटर्न किया था 10 और 5 का, क्या हमारे ही फंक्शन वो रिटर्न करते हैं। मैं प्रिंट करवाता हूँ, कॉम्बिनेशन 10 और 5 दे देता हूँ मैं इसके अंदर, 10,5 रन कराते हैं। इसने हमें पहले कोई चीज़, एक मिनट, इसने हमें ये पहले प्रिंट किए, हमें ये हटा देना है। इसको आप इससे करते हैं कॉल 252.0। देखिए इसने ये वही चीज़ रिटर्न करी है, पर पॉइंट्स में रिटर्न करी है। पॉइंट्स में हमें क्या चाहिए, ये इंटीजर होता है, कॉम्बिनेशन का फंक्शन हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है, ये बात ध्यान में रखें। तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को इंटीजर में इसको इनक्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से ये वाली सारी की सारी चीज़ फ्लोट तो ये अभी भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर बस 0.0 लगाया हुआ है, इसलिए कि जो है ना मतलब क्योंकि जो है ना हो सकता था ये फ्लोट बन जाए, पर हमें फ्लोट नहीं चाहिए। अगर फ्लोट आता ही नहीं है कॉम्बिनेशन के उसके अंदर, तो क्या बोलते हैं, आपने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब इसको मैं रन करूँगा,
252। इसने वही आंसर रिटर्न किया, वही आउटपुट किया इसने जो हमारी मैथ डॉट कॉम्बिनेशन की जो है ना मदद कॉम्बिनेशन का फंक्शन रिटर्न कर रहा था। सही, तो मतलब हम इस चीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए। हम इस चीज़ सब चीज़ों को कमेंट कर देते हैं और आगे चलते हैं। अगला फंक्शन है मैथ डॉट एलसीएम। अच्छा, एक बात ये इसको यूज़ करने से बता दूं पहले कि ये जो है ना वर्जन 3.9 में नया है। अगर आपके पास 3.9 से छोटा वर्जन है पाइथन का तो ये इसमें नहीं चलेगा, मेरे ख्याल में उसमें ना हो ये। सही, अब आगे चलते हैं, इसको करते हैं मैथ डॉट एलसीएम। अच्छा, एलसीएम का फंक्शन क्या करता है? एलसीएम के बारे में तो तकरीबन सभी को पता होगा। एलसीएम का फंक्शन, एलसीएम जो होता है हम लोग जो मैथ में लेते हैं बिल्कुल शुरू में लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं कि अगर हमारे पास समझें आपके पास थोड़े से इंटीजर्स हैं, हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं, मैं बना सकूँ या ना बना सकूँ, ऐसे करते हैं, क्या हो गया, हम मतलब एलसीएम जो है हम लोग क्या कई सारे इंटीजर लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन से जो डिविजिबल है करते हैं, चेक करके सबको आखिर में जो है ना सबको 1 तक लाते हैं। तो एलसीएम का फंक्शन भी यही करता है, हमारे लिए करता है, हमें कुछ पता नहीं होता कि कर मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आगे चल के देखेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, पर अब इसको यूज़ करना देख लें कैसे करते हैं। अगर हमारे पास नंबर है 10, नंबर 10 इसको छोड़ दें आप, क्योंकि एलसीएम का फंक्शन ना कई सारे इंटीजर ले सकते हैं। अच्छा, अब ये एस्टेरिक जो लगा हुआ है इसका मतलब है हम इस फंक्शन के अंदर कई सारे नंबर्स दे सकते हैं, ये सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं बोलूँ प्रिंट मैथ डॉट एलसीएम, एलसीएम का फंक्शन एक साथ कई सारे इंटीजर्स क्या ले लेता है। सही, अगर मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4, इसका आंसर भी यही होने वाला है 12। तो एलसीएम क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12। ये तो एलसीएम ऐसे तो नहीं निकलेगा, पर एलसीएम इस तरह निकलेगा। पहले मैंने इसको क्या बोलते हैं 2 आएगा, फिर आएगा 2 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। इसका एलसीएम जो है ना इन तीनों को मल्टीप्लाई कर आएगा। पहले इसने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 हो गया और ये 4 2 हो गया, तो बच गया हमारे पास 1 1 3 2। तो फिर 3 2 को कर दिया हमने, तो उसके बाद ये एलसीएम निकाल लिया इसने। इसके एलसीएम जो है ना इसको मल्टीप्लाई करके नहीं आता है। ये पहले मैं भी पहले यही समझता था, इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल देता है, पर एलसीएम ना थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स तरीके से निकलता है। मतलब इन सब चीज़ों को जो है ना मतलब अनटिल अनलेस वो 1 बन जाए उनको डिवाइड करते रहना होता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और आगे चलते हैं, अगला फंक्शन हमारे पास है मैथ डॉट प्रोडक्ट। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द इनपुट इटरेबल, द डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट इज़ 1। तो मैथ के अंदर थोड़ी एडवांस मैथ होती है, उसके अंदर कैपिटल पाई का जैसे हम समेशन के लिए यूज़ करते हैं ना एक साइन बिग ई की तरह जो होता है, वैसे ही एडवांस मैथ के अंदर कैपिटल पाई का भी एक साइन होता है जिसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ आती है ना सारी एक्सप्रेशन को वो आपस में मल्टीप्लाई करवा देता है। ये भी वही काम करता है। तो मतलब इसके अंदर हम इटरेबल देते हैं, मतलब लिस्ट टपल कोई भी इटरेबल देते हैं और ये उन सबको मल्टीप्लाई करके दे देता है। तो एक तरह से मेरे ख्याल में ये फैक्टोरियल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये स्टार्ट वैल्यूज़ की 1 है, 1 से लेके उस तक जाएगा। पर इसके अंदर आप ना इटरेबल में अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। अगर आप 1 to n रखेंगे तो ये फैक्टोरियल वाला काम करेगा एक तरह से। प्रिंट मुझे प्रोडक्ट चाहिए, पहले मैं लिस्ट बना लेता हूँ एक, li इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक मिनट, मैं जो है ना क्या करता हूँ, मैंने फैक्टोरियल किसका लिया था, पहले मैंने फैक्टोरियल लिया था 4 का होता है 24 इज इक्वल टू 24। मैं देखता हूँ 24 वाला ही काम करता है। 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे हम, ये जो है ना सबको मल्टीप्लाई करवा देगा, मतलब फैक्टोरियल लेगा। अगर हम 1 से शुरू करेंगे स्टार्ट वैल्यू तो इसकी 1 डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करता है ये। पर अगर यहाँ पे कोई और होता तो वो फैक्टोरियल नहीं होता ऑब्वियसली। मैथ डॉट प्रोडक्ट li, इन सबको ये मल्टीप्लाई करके हमें प्रिंट करा देगा जो कि 24 है। मतलब एक तरह से अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज बीच में से कोई इंटीजर ना छोड़ें तो ये एक तरह से फैक्टोरियल लेता है। सही, तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं हम कि अगर हमें
फैक्टोरियल लेना है। फैक्टोरियल का अगर हम वापस से फंक्शन बनाने का बोलें तो फैक्टोरियल का फंक्शन की एक और इम्प्लीमेंटेशन ये हो सकती है, डायरेक्ट फैक्टोरियल n, हमारे पास जो लिस्ट बनेगी li इज इक्वल टू रेंज। अच्छा, अगर हमें प्रिंट करवाना हो रेंज का फंक्शन तो ये रेंज प्रिंट कर देता है, लिस्ट प्रिंट नहीं करता है। और अगर हमें किसी, ये इटरेबल खुद ये इटरेबल है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इटरेबल है। अगर हमें ये किसी फंक्शन में पास करवाना है, मतलब 1 से लेके n तक की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, 1 till n+1, n इंक्लूसिव रहेगा तो इसलिए n+1 करवाऊँगा। तो ये खुद ही इटरेबल है, हमें इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादा इसके अंदर क्या बोलते हैं घूमा-घामी नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसी को जो है ना इसमें पास कर देंगे। अब li मतलब 1 से लेके n तक की वैल्यूज़ यहाँ पे जो है ना प्रोड्यूस करो। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे फॉर का लूप लगा के हम सारी की सारी वैल्यूज़ को ले रहे थे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करवा दो मैथ डॉट प्रोडक्ट, ये मैच बार बार क्यों आ रहा है, मैथ डॉट प्रोडक्ट li सही। ये भी वही काम करेगा जो फैक्टोरियल हमारा ये कर रहा था। हम यहाँ से ये वाली हमारी जो एक्सप्रेशन थी, हम क्या बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, हम 1 से लेके n तक की लिस्ट क्रिएट करवा रहे थे एक तरह से, फॉर आई इन रेंज दिस थिंग। पर ये यहाँ पे जो है ना एक ही लाइन के अंदर इसने लिस्ट बनाई 1 से लेके n तक की, और इसको मल्टीप्लाई किया कैसे करवाया, मैथ डॉट प्रोडक्ट के फंक्शन से। सही, अब इसको रन करके देखते हैं क्या करता है। फैक्टोरियल का फंक्शन रन तो करवा लें, बट कॉल नहीं किया हमने। प्रिंट फैक्टोरियल 4 का लेते हैं वापस से, इसको कॉल करवाते हैं, 24 आंसर आया है। मतलब ये फैक्टोरियल, इसका ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये भी बिल्कुल वही है। ये वाली चीज़ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये काम कर रही है, और ये जो है ना छोटी सी चीज़ ये कर रही है, अपनी पूरी के पूरे सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा रही है। अच्छा, प्रोडक्ट का फंक्शन जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना आना चाहिए, तो और वो बहुत आसान है तरह से। इसको मैं उसको हटा दूंगा कमेंट से, और मेरे पास ये आ गई। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ अपनी एक लंबी लिस्ट बनाऊँ रेंज के ज़रिए। रेंज 1 से शुरू करो। अच्छा, अगर मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ मैं रेंज का फंक्शन 0 से शुरू क्यों नहीं कर रहा। अगर मुझे 10 तक की वैल्यूज़ 252, जिसका मैं 252 तो नहीं, इसका आंसर जो आया था काफ़ी लंबा, जो 36 करके आंसर आया था वो आना चाहिए। सही, अगर मुझे सारे के सारे 1 से लेकर 10 तक के इंटीजर जो है उनको मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं कैसे करूँगा। प्रोडक्ट का फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मैथ डॉट प्रोडक्ट ने हमें दिया हुआ है पर हम उसको खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोडक्ट लिस्ट दो भाई, हमें एक लिस्ट दो। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ना जैसे पाइथन ने बोला है ना, मतलब इटरेबल दो भाई हमें, हम उसको वैसे ही बोलेंगे, इटरेबल दो फॉर। अब क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू 1। रिजल्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब सी हो गई। रिजल्ट इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन इटरेबल क्या करो, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू आई करवा दो। तो मतलब सारे के सारे आइटम्स को जो है ना इस इटरेबल के अंदर आपस में मल्टीप्लाई करवा दो और रिटर्न कर दो। हमें रिटर्न करने से क्या होता है, हम जो है ना इस फंक्शन के जो कर रहे होते हैं ना काम, उसका पूरी की पूरी वैल्यू मिलती है। तो अगर हम रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न करवाएं और देखें क्या आंसर आता है, इसका क्या ये आउटपुट देता है, प्रिंट प्रोडक्ट। मैं इसको 1 मिनट नीचे कर लूँ। प्रोडक्ट मुझे चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर तो वैसे ही मैं इटरेबल पास कर रहा हूँ, इटरेबल इज इक्वल टू। अच्छा, अगर हमें फंक्शन के अंदर इस चीज़ को मैं पूरा फुल डिटेल में बताऊँगा आपको इंशाल्लाह फंक्शन की वीडियोस के अंदर। सही, li पास किया मैंने, ये वाली लिस्ट जो 1 से लेकर 10 तक जो बनाई थी मैंने इसको पास किया यहाँ पे और इसको रन किया। वही नंबर दे रहा है जो हम इसको फैक्टोरियल में लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल जो आ रहा था ये वही दे रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने रेंज के अंदर 0 की यूज़ नहीं किया। अगर मैं 0 यूज़ करता तो ये सारे के सारे नंबरों को मल्टीप्लाई तो करवाता, पर आखिर में जब इसको मल्टीप्लाई बाय 0 करता तो ये 0 आता। इसको अब रन करेंगे तो ये 0 हो गया। देखें,
इसने सब कुछ मल्टीप्लाई करवाया, सारी मेहनत करी, पर आखिर में इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करवाया ना, मतलब सारा का सारी मेहनत ना पानी में मिला दी इसने। 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो उसको 0 ही कर दिया खुद ही। इसलिए इसको 0 से शुरू नहीं करेंगे। अगर हमें चाहिए 4 से लेकर 10 तक के, 4 से लेकर 10 तक के अगर हमें चाहिए तो ये जो है ना 4 से लेकर 10 तक के सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देगा। सही, मैथ डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन ये करता है। हमने इसको खुद ही इम्प्लीमेंट किया और इसको हमने जो है ना बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। अच्छा, मैथ की जो है ना लाइब्रेरी के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स हमें दे दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पाई होता है, पाई इज इक्वल टू 3.14 समथिंग, 3.14 समथिंग होता है मैथ डॉट पाई जो होता है। अब क्या बोलते हैं, मैथ के अंदर जो पाई आता है, अगर हमें ये डिफ़ाइन नहीं करना है तो पाइथन की मैथ की लाइब्रेरी में हमें ना पहले से ये डिफ़ाइन करके दिए हुए हैं कि ये जो है ना इसकी वैल्यूज़ थोड़ी लंबी करते हैं, 1 मिनट, थोड़ी सी लंबी करके दिए हुए होती हैं, क्योंकि इसकी जो है ना इन्फिनेटली बहुत लंबी वैल्यूज़ हैं इसकी डेसिमल नंबर जो है ना बहुत लंबे हैं। वो तो कंप्यूटर भी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाता है, पर इसने अवेलेबल प्रिसिशन तक दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट मैथ डॉट पाई करूँ, यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ और इसको रन कराता हूँ। इसने इतनी लंबी वैल्यू दी, इतनी लंबी वैल्यू हमें दे दी। सही, तो अगर हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी है ना अपने फंक्शन के अंदर, मतलब एरिया का सर्कल का एरिया मालूम करना है, कुछ भी मालूम करना है ऐसे जिसके अंदर पाई इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट पाई यूज़ करेंगे। अपनी तरफ से जो है ना 22/7 वाली चीज़ जो है ना वो एक तरह से सही नहीं होती है, इसलिए वो यूज़ नहीं करेंगे। सही, और फिर आता है हमारे पास मैथ डॉट ई क्या होता है, यूलर कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718281, मतलब इससे भी आगे जाती है। ये भी पाई की तरह बहुत लंबा होता है, मतलब इसकी भी एंड वैल्यू नहीं है अभी कोई भी। तो अगर हमें ई की वैल्यू का यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके मैं वापस से पेस्ट करा देता हूँ। मैथ डॉट ई की वैल्यू हमें प्रिंट करवा दो। ई की वैल्यू इसने हमें जो है ना इतनी प्रिसिशन तक जो है ना प्रिंट करके दे दी, जो हमारे जो है ना काफ़ी जो है ना उसके अंदर सही आंसर दे देती है। अगर हम 3.14 लिखेंगे तो आंसर ना थोड़ा सा इधर उधर डेविएट करेगा, पर इतनी लंबी जो वैल्यूज़ होती है ना इतनी डेसिमल प्लेसेस पर काफ़ी सही आंसर दे देती हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मैथ डॉट लॉग। तो लॉग का जो फंक्शन होता है हमारे अक्सर कैलकुलेटर में होता है और मैथ में ही पढ़ते हैं हम लोग। लॉग का फंक्शन जो है ना इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है। अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो हम क्या करते हैं, लॉग 2 ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले 2 की इतनी पावर होंगी, इस वाले 2 की कितनी पावर होंगी कि 4 बन जाए। 2 पावर्स ऑफ 2 होंगी तो 4 बनेगा। तो अगर हमें ये चीज़ मतलब इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल अगर हमें इसके अंदर पाइथन में यूज़ करना है तो हम लॉग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर बेस जो होती है, जैसे हमने यहाँ पे बताया 2 यहाँ पे हमारी बेस थी इस वाले लॉग के उसमें, और 4 हमारा जो है ना क्या बोलते हैं आंसर निकलना था और ये पावर थी। अगर हम इसके अंदर बेस नहीं देंगे, बेस पहले से इसने करी हुई है, तो ये होगा मैथ डॉट ई, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, और इसके अंदर बेस होगी 2.718। तो अगर हम बेस का फंक्शन यहाँ बेस की वैल्यू हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो ये जो है ना उसको मैथ डॉट ई का लेगा, मैथ डॉट ई लेगा। सही, अगर हम बोलें प्रिंट मैथ डॉट लॉग, अगर हम यहाँ पे पास करें 2 और इसके अंदर हम पास करें वापस से 4, तो हम ये पूछ रहे हैं इससे कि 2 की कितनी पावर होंगी कि 4 बने, कितनी पावर होंगी 0.5। तो इसका मतलब है इसने हमें बेस जो होती बेस बाद में आनी थी, तो इसका मतलब है हमें 4 बाद में लिखना है। मतलब 4 पे क्या बोलते हैं 2 पे कितनी पावर लगाएंगे, इसने मतलब एक तरह से जो मैथ का होता है वो उसको थोड़ा सा उल्टा करा हुआ है। अगर 2 के ऊपर कितनी पावर होंगी कि 4 बन जाए, मैंने पहले लिखा था उसका उल्टा लिखा था। अगर मैं दिखा दूँ आपको अब इसका मतलब है 4 की कितनी पावर होंगी, क्या पावर होगी कि ये 2 बन जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 होता है, मतलब 0.5 उसकी पावर लगाएंगे तो ये 2 बन जाएगा 4। तो इसका मतलब है इसको वापस से उल्टा करना है हमें,
क्योंकि इसने बेस बाद में ली हुई है। 4 लिखेंगे यहाँ पे, 4 बनाना है हमें 2 को 4 बनाना है, सॉरी, तो 2.0 मतलब 2 के ऊपर ये पावर लगाएंगे तो ये 4 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बेस ना दूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसके अंदर, तो मतलब मैं बेस नहीं दे रहा, तो बेस इज इक्वल टू math.e है। ये पहले से ही है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि बेस ये है। ई की क्या पावर हो, 2.718 की क्या पावर हो कि वो 4 बन जाए। ये बहुत अच्छा सा डेसिमल आएगा आपके पास। math.log टेक्स नो आर्ग्यूमेंट टेक्स, सही, तो ये हो गया गलत क्योंकि हमने इसके अंदर बेस इज इक्वल टू कर दिया। इसके बारे में मैथ को क्या बोलते हैं, फंक्शंस को कॉल करने की वाली चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा, math.e मैंने यहाँ पे पास किया है। अगर मैं पास ना करूँ तो वैसे ही पहले से ही ने जो है ना डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे रन कराता हूँ। 1.3686। अच्छा, अब इसको मुझे देखना है कि ये जो है अगर मैं ये पावर लगाऊंगा ई के ऊपर तो 4 बनता है क्या, देखते हैं। प्रिंट ई की मैथ, मैं ई को जो है ना 2.718 इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वो अच्छा सा, मतलब हमें कितनी लंबी डेसिमल वैल्यू नहीं लिखनी चाहिए। लिखनी क्या नहीं चाहिए, हमारी प्रिसिशन गलत हो जाएगी। और इसकी आंसर जो है ना ये वाला हो। मैं ऐसे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट करा देता हूँ। ये पावर जो है ना इसके ऊपर लगा दो, ई के ऊपर ये पावर लगा दो, देखें क्या आंसर आता है। 3.99996 जो कि हमारी बनती है 4, तकरीबन 4 बनती है, एग्जैक्टली 4 नहीं बनती। इसीलिए नहीं बनती क्योंकि हम ई की एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, ई की जो वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं। ये भी ई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और ना ही ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है। पाई की वैल्यू बहुत लंबी होती है और 2.7 मिनट की वैल्यू बहुत लंबी होती है, ये बात मैं आपको बता दूं। इसलिए ये 3.999 जो है ना ये उसको बहुत करीब लेके गया हुआ है, मतलब तकरीबन अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये मतलब ये 4 बन रहा है, बिल्कुल 4 के करीब है। सही, ये देख लिया हमने math.log का फंक्शन। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करवाना हो, अगर इम्प्लीमेंट करवाना हो तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर ये क्या कर रहा होता है बिहाइंड द सीन एक तरह से। अगर हम सिर्फ x देते हैं तो ये log ऑफ x लेता है और log ऑफ क्या डालते हैं, log ऑफ e को डिवाइड करा देता है। सही, यही करा रहा है यहाँ पे। अगर हम बेस देते हैं, अगर हम बेस अपनी मर्ज़ी से देंगे तो ये log ऑफ x लेगा, डिवाइड करवा देगा log ऑफ बेस से। मतलब ये log का फंक्शन इसी के पास मौजूद है पहले से, ये उसी को रीयूज़ करेगा। मतलब एक तरह से ये अपने ही फंक्शन को वापस से रीयूज़ कर रहा है। सही, आगे चलते हैं। math.square रूट, इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर रूट ऑफ x। सही है। अगर हमें 4 का स्क्वायर रूट चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, जो एक तरह से अच्छी एक तरह से यूज़ की होती है ना, मतलब प्रैक्टिस होती है, वो यही होती है कि हम पाइथन के फंक्शन ज़्यादा यूज़ करें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। जैसे अगर हम इसके ऊपर हमें 4 का स्क्वायर रूट चाहिए, हम वैसे भी मालूम कर सकते हैं, इसके ऊपर पावर लगा दें 0.5, ये 2 ये आंसर देगा, ये आंसर 2 ही देगा। पर जो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ना वो ये होती है हम पाइथन को जो है ना इसके फंक्शन यूज़ करें। math.square रूट ऑफ 4, ये 2 रिटर्न करेगा, उसके अंदर भी 2 ही रिटर्न करेगा। अच्छा, अगर इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज डालें तो नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट में जाती हैं तो वो इमेजिनरी वैल्यूज़ बन जाती हैं। अगर यहाँ पे -4 डालूँ मैं, देखते हैं क्या आता है। math.डोमेन एरर दे रहा है, ये वैल्यू एरर दे रहा है हमें कि जो है ना ये माइनस की वैल्यूज़ नहीं कर सकता भाई, ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, नेगेटिव वैल्यूज़ स्क्वायर रूट नहीं बर्दाश्त करता है, वो इमेजिनरी इसके सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो मतलब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं, 0 से छोटी वैल्यूज़ नहीं दें तो अच्छा रहेगा, वरना ये एरर देता है। सही है। स्क्वायर रूट का फंक्शन तो काफ़ी सिंपल सा है, इम्प्लीमेंटेशन करवानी है तो डेफ स्क्वायर रूट, मैं वही लिखता हूँ, x लो, रिटर्न करवा दो x की पावर 0.5। सिंपल सी है, सिंपल सी बात है। प्रिंट कराओ स्क्वायर रूट 4 करवा दो भाई 2, इसने भी वही रिटर्न करना है। तो हमने स्क्वायर रूट का फंक्शन इसको जो है ना इम्प्लीमेंट कर लिया है। सही, आगे चलते हैं। math.degrees,
और मैथ डॉट रेडियंस। हमें अक्सर मैथ के अगर काम कर रहे हो हम पाइथन के अंदर, इसके अंदर कई सारी ऐसी जगह पे आता है कि हमें एंगल ना डिग्रीज़ में दिया हुआ होता है और हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, या रेडियन में दिया हुआ होता है हमें इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर हमें बस रेडियंस में एंगल दिया हुआ है और हमें उसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सही। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो पाई होता है, अगर पाई रेडियन बोलूँ मैं, पाई रेडियन कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। सही है। और इसका मतलब ये भी है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा, पाई रेडियन से मेरा क्या मुराद है कि रेडियन की वैल्यूज़ के अंदर पाई की वैल्यू गई हुई हो, पाई की वैल्यू, तो पाई रेडियन। सही। अगर हमें इसको चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, अच्छा पाई की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, मैथ डॉट पाई से, इधर उधर से नहीं लेनी है, क्योंकि 3.14 आप ये देख सकते हैं कि हमने पाई की वैल्यू मैथ की लाइब्रेरी से ले ली, उसके अंदर भी काफ़ी एग्जैक्टली जो है ना इसने नहीं दिया हमें 3.99 जैसे ई की वैल्यू में दिया था, ये पाई की वैल्यू में भी एग्जैक्टली नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको ये राउंड ऑफ करके देते हैं अक्सर कैलकुलेटर। तो इसके अंदर करके देखते हैं, अगर हमारे पास रेडियंस में दिया हुआ है, रेडियंस मैं लिख देता हूँ, रेडियंस इज इक्वल टू, अब मुझे देना है कि पाई है, हमारा रेडियंस जो है ना पाई है, तो मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट पाई, हमारा जो है ना रेडियंस पाई के अंदर है। अब हम प्रिंट कराना है मैथ डॉट डिग्रीज, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो, ये रेडियंस है हमारे पास, कर दो, पाइथन को हम ये बोलना चाह रहे हैं। सही कर दो, ये तकरीबन 180 आंसर देगा, 180 इसका आंसर दिया है। अच्छा, अगर हमारे पास ये जो इसका आंसर आया है 180, अगर इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहें, अगर मैं बोलूँ इसको मैथ डॉट रेडियंस 180, सही, ये 3.14 पाई की वैल्यू देगा हमें, ये 3.14 वाली जो पाई की वैल्यू है ना वही इसने वैल्यू दी है। सही। तो इसका जो फंक्शन होता है तकरीबन ये करता है, क्या बोलते हैं, हमें रेडियंस की वैल्यू रेडियंस की वैल्यू देते हैं हम, और ये हमें डिग्रीज रिटर्न करते हैं, और यहाँ पे हम डिग्रीज देते हैं और ये रेडियन रिटर्न करता है। ये आपस में एक तरह से इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट काम कर रहे होते हैं एक तरह से। आगे चलते हैं, मैथ डॉट कॉस साइन और टेंजेंट। कोसाइन का फंक्शन होता है ये, और साइन का फंक्शन होता है, और ये टेंजेंट का फंक्शन होता है। अच्छा, ये सारी की सारी जो है ना, ये सारे के सारे फंक्शन जो अपने अंदर जो अपना पैरामीटर लेते हैं, आर्गुमेंट लेते हैं एक तरह से, वो रेडियंस में लेते हैं। अगर आपने इसके अंदर डिग्री को दिया तो ये उसको रेडियन समझ बैठेगा, ये इसको जो है ना रेडियन में खुद कन्वर्ट नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा एक तरह से। तो अगर हमारे पास एक तरह से ये है नॉलेज कि जो है कॉस ऑफ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कॉस ऑफ 0 जो होता है वो 1 होता है, 0 रेडियन, यहाँ पे मेरा मुराद 0 रेडियन से है, और 0 रेडियन और 0 डिग्री एक ही होता है तकरीबन, क्या है वो, एक ही वो चीज़ होती है। और साइन ऑफ, हमारे पास ये पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ वैल्यूज़ जो हमें पता होती हैं पहले से। साइन ऑफ 90 जो होता है, 90 मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जाए देखें वापस से गलती कर दी मैंने, 90 का मतलब होता है 90 डिग्री के ऊपर क्या बनता है, 90 डिग्री के ऊपर मैं आपको एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिट सर्कल जो होते हैं, यूनिट सर्कल जो होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये वाला खोल लेते हैं, सेव करा देता हूँ मैं इमेज कहीं, और डेस्कटॉप पे करा ली, डेस्कटॉप खोली, इसको खोला, बड़ा करा लिया, और इसको वीएस कोड में देखते हैं। एक मिनट, अब ये देखें मैं क्या बोल रहा था आपको, साइन की वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो 1 होती है, और यहाँ पे कोसाइन की वैल्यू 1 होती है। सही। अब ये क्या होता है, ये होता है पाई अपॉन 2, ये 180 डिग्री था, और ये होता है 180 डिग्री का आधा, तो 180 डिग्री कितना होता है हमारे पास रेडियंस में पाई, तो ये होगा पाई अपॉन 2। 90 डिग्री को हम अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहें तो ये पाई अपॉन 2 होता है। सही। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पाई डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो 1 होता है,
हम इसको पहले से बता रहे हैं, हम पता है, हम ये एक तरह से अज्यूम करेंगे कि ये आंसर ये देना चाहिए, हम चेक करने के लिए मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। सही, टेंजेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो 90 पे जाके अनडिफाइंड हो जाती हैं, हमें इतना पता है। टेंजेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 90 पे जाके क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड हो जाती हैं। और 45 पे 1 होता है टेंजेंट। हाँ मुझे याद आ गया, टेंजेंट 45 पे 1 होता है। अब 45 तो हमारे पास डिग्री में, उसको अगर हम रेडियन में चाहते हैं तो π/4 लेंगे। सही, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेंजेंट की जो होता है π/4, π/4 = 1 होता है। हमें पहले से थोड़ी सी नॉलेज है इसकी, इसलिए हम देखना चाहेंगे इसको, मतलब ऑथेंटिकेट करना चाहेंगे कि ये आंसर जो दे रहा है वो हमारी मतलब के या फिर नहीं। तो ये मैंने बता दिया आपको कि चलते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें पहले से पता होती हैं कि इस जगह पे आके कोसाइन की वैल्यू जो है ना 1 होगी, अनडिफाइंड होगी। तो चलते हैं आगे, इसको मैं खोल लेता हूँ वापस से टेक्स्ट एडिटर को, टर्मिनल को। सही, अब यहाँ पे देखते हैं, हम इन फंक्शन को रन करके देखते हैं। प्रिंट math.cos, कॉस के अंदर हमें क्या देना है, 0 रेडियन जो होता है 0 डिग्री सेम होता है। रन कराया, 1.0 आंसर आया है। सही, तो इसका मतलब है ये सही हो गया। अब आगे इसको क्लियर करा दूँ मैं, 1 मिनट। अब मुझे प्रिंट math.sin, अच्छा साइन के अंदर हम π/2 देना है, तो मैं क्या करूँगा, math.π डिवाइडेड बाय 2, मतलब 180 रेडियंस, ओ 90 डिग्री। तो इसने उसके अंदर भी 1 रिटर्न किया है। मैंने आपको बताया था ये π/2 के अंदर रन करेगा। और ये अब टेंजेंट की वैल्यू अगर हम कॉल कराएंगे, टेंजेंट math.π डिवाइडेड बाय 4, ये उसके अंदर भी 1 ही रिटर्न करने वाला है। और इसने ये रिटर्न किया है 0.999। बताया था पाया की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं होती है, कुछ सिनेरियोज़ के अंदर ये 1 तक चला जाता है, पर हमेशा नहीं जाएगा ये 1 तक। 0.999 तकरीबन 1 होता है, पर एग्जैक्टली 1 नहीं होता है। तो इसने तकरीबन 1 की वैल्यू रिटर्न करी है। सही, आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको π/4 बोला था ना मैंने, मुझे पता है यहाँ पे π/4 की वैल्यू, अच्छा 1 मिनट, मैं क्या करता हूँ, मुझे डिग्रीज़ पता है ना 45 डिग्रीज़ के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, डिग्रीज़ लिखता हूँ, मैथ, इसके अंदर मैथ, 1 मिनट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। मैं डिग्रीज़ लिखता हूँ, डिग्रीज़ = हमारे पास π/4 को मैं डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, math.degrees। इसके अंदर भी मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, π/4, तो ये इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे हम डिग्रीज दे देते हैं इसे। पर ये मसला कर सकता है क्योंकि हमने इसको डिग्रीज में थोड़ी देना है, हम तो इसको रेडियंस में देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं, math.radian कर देता हूँ मैं इसे, रेडियन। और यहाँ पे 45 रिटर्न करना है हमें, असल में 45 रिटर्न करेंगे, इसको रेडियन में देना था। अब यहाँ पे आंसर 0.999 तब भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमने इतना लंबा काम किया है पाइथन वो बिहाइंड द सीन कर ही रहा था। सही, तो पर आंसर तो 1 तकरीबन आया है, मतलब अगर इसको हम वैल्यूज़ में यूज़ करेंगे तो ये तकरीबन 1 ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फंक्शंस हैं। अगर आगे अब हमारे पास ये फंक्शन इसके कंप्लीट हो चुके हैं तकरीबन, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप आगे इसको पढ़ना चाहते हैं, आप इसके फंक्शन देखने चाहते हैं, इसमें और भी बहुत सारे अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब एक तरह से बहुत एडवांस मैथ के फंक्शन भी मौजूद हैं मैथ की लाइब्रेरी में। मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि वो एक तरह से बहुत एडवांस मैथ भी हैं, और साथ में जो है ना यहाँ पे उसको अगर इम्प्लीमेंट करवाना है या फिर यूज़ करवाना है तो एक तरह से वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला, इसलिए नहीं करवाया। बेसिक वाले सारे फंक्शन मैंने कांस्टेंट यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं। अब आती है हमारे पास रैंडम डॉट मॉड्यूल। अगर मैं आपको इसका पहले मैं बता दूँ आपको मैथ की लाइब्रेरी मतलब पाइथन की सारी लाइब्रेरी के बारे में। अगर आपको इन लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आप क्या करें, आप जाएँ अपना मतलब उसके अंदर जाएँ पाइथन, मैंने इसकी पाइथन लाइब्रेरी
पाइथन लाइब्रेरी सर्च करें आप सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे आप जो है जाएँ docs.python.org। ये जो है ना इसका पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जाएँ आप। अच्छा एक बात ये बता दूँ आपको, जो है ना पहले आपको मैं ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे जो है ना अपना वर्जन सेलेक्ट कर लें। अगर आपका वर्जन अलग होगा तो ये जो है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें देते हैं। अगर मेरा फॉर एग्जांपल 3.10 है, मैं नीचे जाऊँगा, ये 3.10 की लाइब्रेरी सारी यहाँ पे कर लेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये सारी की सारी इसने मुझे लाइब्रेरीज दे दी हैं। मैं न्यूमेरिक एंड मैथमेटिकल मॉड्यूल जितनी भी अवेलेबल हैं सारी की सारी यहाँ पे दे रहे हैं। इस तरह जो है ना क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे, एक मिनट में गलत जगह पे चला गया, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे सारी की सारी आपको लाइब्रेरीज़ के बारे में जो है ना इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपको फाइल डायरेक्टरी वगैरह के बारे में कुछ करना है पाइथन के ज़रिए तो ये वाली फाइल ये यूज़ करें। अगर आपको डेटा कंप्रेशन या आर्काइविंग करनी है तो आप ये यूज़ करें। फाइल फॉर्मेट, इतनी सारी इससे जो है ना यहाँ पे लाइब्रेरीज अवेलेबल हमारे लिए करके रखी हुई हैं पहले से ही। अगर आपको उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है और भी पढ़ना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना जाता हूँ। हम लोगों ने अभी मैथ की लाइब्रेरी पढ़ी, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके सर्च बार में मैथ लिखा, सर्चिंग फॉर मल्टीपल वर्ड्स ओनली शो मैचेस, आ गया, इसने हमें दे दिया। ये जो सबसे पहला है पाइथन मॉड्यूल इन मैथमेटिकल फंक्शंस, तो अगर इसमें हम जाएंगे तो ये सारे के सारे इसने जो है ना ये इसको मैथ को सारे के सारे को जो है ना इसने हाईलाइट कर दिया है। इसने सारे के सारे फंक्शन दे दिए। पहला फंक्शन सील, कॉम्बिनेशन, कॉपी साइन नहीं पढ़ा, मतलब हमने नहीं डिस्कस किया। और एब्सोल्यूट वैल्यू तो एक तरह से ABS वाली वैल्यू करता है ये। फैक्टोरियल भी हमने कर लिया। ये थोड़े से देखें एफ मॉड वगैरह जो है ना ये एडवांस चीज़ें थोड़ी सी, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं। ये देखें ये चीज़ें इसलिए जानबूझ के मैंने डिस्कस नहीं करी हैं। कई सारी इसमें एडवांस है। अगर आपको कोई एडवांस मैथ यूज़ करनी है तो आप इसमें जाके देखें। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप जो है ना सीधा जाएँ गूगल पर सर्च करें। अगर आपको गूगल पर भी नहीं मिल रहा है तो नीचे कमेंट के अंदर आप मालूम कर सकते हैं कैसे क्या होगा कोई चीज़, मतलब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सही, अब इसको वापस से आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। हम कर रहे थे रैंडम की मॉड्यूल हमारे पास स्टार्ट हो रही थी। रैंडम की मॉड्यूल क्या करती है, हमारे पास रैंडम की लाइब्रेरी जो है बिल्ट इन मॉड्यूल है दैट यू कैन यूज़ टू मेक रैंडम नंबर्स और चॉइसेस। अगर हमारे पास एक लिस्ट है, हमें उसमें से कोई रैंडमली कोई आइटम उठाना है। अगर हमें मतलब ऐसे डाइस वगैरह का होता है ना, जैसे हम लूडो वगैरह खेलते हैं उसके अंदर हम रैंडमली वो निकलता है नंबर्स का। तो अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू जो रैंडम हो, मतलब कोई फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ हो, कोई ऐसी किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया हो कि जैसे इस लिस्ट का है ना थर्ड से ले लो, फोर्थ ले लो, तो रैंडमली अगर सेलेक्ट करना है आपको तो आप रैंडम की मॉड्यूल यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई रैंडम डेटा जनरेट करना हो तो, अगर रैंडम डेटा जनरेट करना हो या डेटा में से आपको कोई रैंडम सी वैल्यू चूज़ करनी हो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है रैंडम डॉट सीड। रैंडम डॉट सीड का फंक्शन क्या होता है, एक तरह से ये सीड लगा देता है। उसके बाद हम बार बार जितनी बार भी ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे ये हमें एक रैंडम नंबर देगा। सही है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था अगर ये मुझे ये वाली लाइब्रेरी चाहिए अपनी पाइथन की फ़ाइल में तो हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ। ज़्यादा जो है ना इसको यही करते हैं कि जो है ना बोला जाता है कि ऊपर ही इंपोर्ट करवाना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सारी की सारी जो है ना जितनी भी इंपोर्ट हुई हुई सारी की सारी लाइब्रेरी एक तरफ आ जाएँ। तो रैंडम, इसका नाम रैंडम है। अब मैं करता हूँ मैथ की लाइब्रेरी को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हम इसको यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने इसको यूज़ कर लिया है। आगे चलते हैं, अब इसको यूज़ करते हैं। रैंडम डॉट सीड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तरह से। कॉपी रैंडम डॉट सीड ए कुछ भी नहीं है, हम इसके अंदर कोई वैल्यू देंगे 5। सही, इसको क्लियर करा देते हैं। पाइथन डॉट पाई रन कराया। सही, अब मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे जितनी बार भी रैंडम ये वाली चीज़ को कॉल करूँगा ये एक नया रैंडम नंबर देगा हमें। देखें, इसने हमें दूसरा रैंडम नंबर दिया। अच्छा, एक बात ये बता दूं, जो जनरेटर क्रिएट्स अ रैंडम नंबर बेस्ड ऑन द सीड वैल्यू। सो अगर जो है ना सीड वैल्यू की जो है ना ये जनरेटर जो होता है एक तरह से जनरेट करता है यार सीड वैल्यू रैंडम वैल्यूज़। तो अगर आपका ये सीड वैल्यू जो होगी 5 जो है, अगर ये 5 है तो हर बार आप पहली बार जो होगा ना एक तरह से पहली बार जो है ये हर बार अगर इसको आप रन करेंगे तो आपका ना 0.62 ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम आएंगी, क्योंकि
ये जो है ना, जो रैंडम वैल्यू जो जनरेट कर रहा है वो इस सीड वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपकी सीड वैल्यू सेम है तो आपका रैंडम नंबर भी सेम ही रहेगा, ये बात है। अच्छा, अगर इसको आप बार बार रन करवाएंगे ना, बार बार रन कराएंगे, मतलब मैंने इसको 2 बार रन कराया फिर वापस से किया, तो ये हर बार एक अलग रैंडम वैल्यू देगा। अच्छा, ये डेसिमल के अंदर है, अगर आप इसको करना चाहते हैं उसके अंदर कन्वर्ट, मतलब एक तरह से कोई 74 आए मेरे पास, 100 तक उसकी वैल्यू हो, 100 तक उसकी रेंज हो, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करा सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 करा दिया, पर 100 मल्टीप्लाई करवाने से ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको मैंने गलत जगह पे मल्टीप्लाई करवाया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 10। इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर ली, इसको वापस से कॉल किया, 6.22 6 ऐसे करके इसने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। इसको 100 करना चाहिए था हमें। ये ऐसी वैल्यू देगा, और इन वैल्यूज़ को अगर हमें हटाना चाह रहे हैं, हम रैंडमली जनरेटेड डेटा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा मैथ डॉट फ्लोर या मैथ डॉट शील का फंक्शन यूज़ करके आप इसको हटा सकते हैं। डेसिमल वैल्यू हट जाएगी, आपके पास इंटीजर वैल्यू एक आ जाएगी। सही है, सीड का फंक्शन ये काम करता है। सीड का फंक्शन अगर आप कॉल कर लेना एक बार रैंडम डॉट सीड, तो जो है ना ये बार बार रैंडम डॉट रैंडम आप कॉल करेंगे तो ये आपको जो है ना एक रैंडम सी वैल्यू जो है ना उसी सीड वैल्यू के ऊपर जो डिपेंडेंट होगी वो आपको देगा। अच्छा, ये एक बात नोट कर लें कि पहले ये सीड वैल्यू ये थी, तो इसने जो है ना 5 था सीड वैल्यू, तो जो है ना इसने ये वैल्यू दी। अगली बार रन किया तो ये भी दी, और सेकंड वैल्यू जो दी है वो भी यही है। मतलब इसके अगर आपने 5 रखा और इसको 50 बार भी कॉल कर लिया ना, और फिर उसको अगली बार कॉल किया एक अलग सिनेरियो में, तो और सीड वैल्यू सेम रही आपकी, तो आंसर आपको जो है ना वैल्यू जो है सेम ही जनरेट करेगा। मतलब वैल्यूज़ अलग नहीं होंगी अगर आपने सीड वैल्यू एक ही रखी। सही, आगे चलते हैं शफल का जो है ना, शफल द सीक्वेंस। अगर बस ये एनिमल्स की लिस्ट है, मेरे पास ये, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एनिमल्स की लिस्ट है हमारे पास ये। सही है, अगर इसको हम शफल कराना चाहते हैं, ये देखिए लॉयन है, लॉयन इसके अंदर ये जो है ना ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में, एक तरह से सीक्वेंस में तो एक तरह से फिर भी नहीं है, पर ये एक तरह से इसकी अरेंजमेंट हम शफल कराना चाहते हैं, मतलब आगे पीछे कर दो भाई, इसको बिल्कुल उल्टा सीधा कर दो। तो हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट शफल कॉल करेंगे एनिमल्स, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, और फिर बाद में प्रिंट कराएंगे प्रिंट एनिमल्स। जो क्लियर कर देता हूँ मैं, इनकी जो है ना जो अरेंजमेंट थी वो बदल गई है। देखें, लॉयन सबसे पहले था, थर्ड नंबर पर आ गया है। जिराफ जो था क्या बोलते हैं सेकंड लास्ट पे था, फर्स्ट आ गया है। तो इसके जरिए हम जो है ना कोई भी लिस्ट के अंदर के आइटम जो होते हैं ना वो शफल करा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। चॉइसेस, रिटर्न अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सीक्वेंस सीक। तो अगर हमें एनिमल्स की ये लिस्ट दी गई है और हमें इसमें से कोई एक चॉइस लेनी है, कोई भी रैंडमली चॉइस चूज़ करना है इसमें से, तो क्या करेंगे हम, ये चॉइसेस नहीं है, ये चॉइस है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस। अगर हमें प्रिंट कराना, हमें इसमें से कोई एक रैंडम सी चीज़ करनी है, रैंडम डॉट, इसको लाइब्रेरी में जाएं, रैंडम डॉट चॉइस एनिमल्स, पहले क्लियर करा देता हूँ मैं, राइनासोरस। अगली बार रन कराएंगे ये कोई अगली वैल्यू देगा, मतलब इसमें से कोई भी रैंडमली आपको कोई एक एलिमेंट चूज़ करना है, तो आप जो है ना कोई भी रैंडम सा आपको वो चूज़ करना है, तो ये जो है ना रैंडमली उसको जो है ना सेलेक्ट करेगा और आपको दे देगा। सही, एक तरह से आप जो है ना कोई भी एक लिस्ट में से कोई भी रैंडमली चीज़ चूज़ कर सकते हैं, रैंडम अगर आपको काम कराना हो। रैंडम का यूज़ जो होता है वो जो है ना कई थोड़े से गेम बनाने में भी यूज़ होता है, पासवर्ड जनरेट करने में भी होता है। अगर आपको पासवर्ड जनरेट करवाना है तो आप जो है ना पासवर्ड जनरेट करा सकते हैं रैंडम के से, रैंडम की मॉड्यूल्स में जो है ना यूज़ करते हैं। तो ये आगे चलते हैं, रैंडम डॉट रैंडेंट। तो ये क्या करता है, रैंडम इंटीजर बिटवीन ए एंड बी रिटर्न करता है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और मैं बोलूँ मुझे रैंडम इंटीजर चाहिए बिटवीन, मैं इसको कॉल करूँगा रैंडेंट, मुझे 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो है ना
रैंडम इंटीजर सेलेक्ट करके दो, तो ये क्या करेगा 5 सेलेक्ट करके दिया, अगली बार 5 कर रहा है, अगली बार 3 कर रहा है, पहली बार 5 किया, फिर 3 किया, फिर 6 किया। सही, इस तरह ये रैंडमली जो है ना रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करके दे रहा है बिटवीन ए एंड बी। तो ये तो बहुत सिंपल सा था। अब आ गए हमारे पास गेट पास मॉड्यूल, पोर्टेबल पासवर्ड इनपुट। तो हमने देखा है अक्सर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सुडो लिख दिया मैंने, अब ये क्या करेगा मुझसे पासवर्ड मांगेगा। सुडो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सुडो, ये पासवर्ड तो नहीं मांग रहा है ये, अब ये पासवर्ड इसको कैसे मैं फोर्स करवाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ सुडो apt get install। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ ये क्या कर रहा है। ये एक उबंटू के अंदर एक मतलब लिनक्स के अंदर ये एक चीज़ मैं जो है ना फॉर एग्जांपल मैंने बोला चीज़ इंस्टॉल करो, चीज़ जो है ना मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, पर मैं बोल रहा हूँ इसको जो है ना इंस्टॉल करो। तो ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है। तो अगर मैं इसके अंदर एंटर करूँगा ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, मैं पासवर्ड एंटर करूँगा ना, आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। आपको स्क्रीन पे क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि ये इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, इको नहीं कर रहा है इस वर्ड को ये। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड लिखूँ आपको नज़र नहीं आएगा जबकि मैं पीछे से टाइप कर रहा हूँ। तो मतलब स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें नहीं डिस्प्ले होती हैं क्योंकि इसने इसको इको नहीं किया है। तो ये पासवर्ड गलत था और ये इसको कैंसिल करा देगा। मैं ही बोलता हूँ कैंसिल करा दो क्योंकि बस पहले से ही मौजूद है ये चीज़। अब मैं करता हूँ, आगे चलते हैं। अगर हमें पासवर्ड चाहिए, मैंने बोला भाई मुझे जो है ना यूज़र का पासवर्ड चाहिए, सही है, यूज़र का पासवर्ड चाहिए, और पर उसको नज़र क्या नहीं है, वो टाइप कर रहा है तो ये स्क्रीन पे ज़ाहिर ना हो वापस से। तो इसको क्या करता है, प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर पासवर्ड विदाउट इकोइंग। मतलब इको हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं ना, मैं हंसला लिख रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे कीबोर्ड से वैल्यू मतलब उसकी जो है ना वैल्यू ले रहा है। कीबोर्ड आपको ये बोल रहा है कि लैपटॉप को कि ये जो है ना इसने ये वाला बटन प्रेस किया है और ये फिर ना स्क्रीन के ऊपर इको हो रहा है एक तरह से। मतलब साउंड हम लोग बोलते हैं ना जैसे वैली के अंदर जाके बोलते हैं तो वापस से आके हमें टकराती है आवाज़। तो इसका मतलब यही है कि ये वाली वैल्यू जो है ना इको हो रही है। अगर मैं चाहूँ कि ये इको ना हो, मतलब मैं कुछ भी लिखता रहूँ ये नज़र ना आए मुझे, तो इसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं गेट पास। गेट पास की मॉड्यूल है, पाइथन ने हमें पहले से दी हुई है। अब क्या करते हैं, हम रैंडम की इस वाली लाइब्रेरी को कमेंट करा देते हैं। अब मैं कराऊंगा इंपोर्ट गेट पास की ये जो है ना लाइब्रेरी हमारे पास ऐसी ही अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल बिल्टन है। क्योंकि नीचे चलते हैं, अगर मुझे यूज़र से पासवर्ड लेना है, पासवर्ड इज इक्वल टू गेट पास, मैं क्या करूँगा गेट पास पासवर्ड मुझे लेना है। और उसके अंदर जैसे इनपुट के अंदर हम बोलते हैं ना एंटर पासवर्ड, तो ये क्या करेगा, मैं इसको कॉल कराता हूँ। एंटर पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ना आपको नज़र नहीं आएगा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, सही है। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँगा, प्रिंट पासवर्ड, सही। इसको रन कराया, मैंने जो कुछ भी टाइप किया था वो इसने सेव कर लिया पर शो नहीं किया। हंजला मैंने इसके अंदर एंटर किया था, सही। तो इस तरह हम जो है ना पासवर्ड ले सकते हैं। एक और इसके अंदर एक और फंक्शन है गेट यूज़र। तो मैं जो है ना इस सेशन के अंदर जो अपने इस लैपटॉप में लॉगिन हूँ, उस यूज़र का नाम है हंजला, सही है। अगर जैसे विंडोज़ के अंदर आप विंडोज़ में भी आप अगर लॉगिन होते हैं तो वो आपको नाम होता है, आपका यूज़र नेम जो होता है। एक तरह से आप यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, लेफ़्ट बॉटम साइड पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो आपका नाम वगैरह सब आता है। आपका ये नाम, आपने इसका यूज़र नेम रखा हुआ है। तो अगर हमें वो चाहिए, हम मतलब वो तो एक तरह से पब्लिक होता है। पब्लिक क्या होता है, अपने आपके लैपटॉप में पब्लिक होता है पर हर किसी को नहीं पता होता, पर लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको पता होता है। अगर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, मैं वो चीज़ चाह रहा हूँ, मतलब मुझे अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा गेट पास डॉट गेट यूज़र का फंक्शन अगर मैं कॉल करूँगा तो ये जो है ना मुझे उस यूज़र का नाम दे देगा जो इसके अंदर लॉगिन हुआ है। तो ये हंजला ही, मैं अपने ही नाम से लॉगिन हुआ हूँ, तो ये जो है ना उसने उसका नाम दे दिया। अगर यह कोई और नाम से होता तो ये उसका नाम लेके देता,
सही है। तो इस तरह जो है ना हम किसी यूज़र का नाम भी ले सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, इसको हम जो है ना यूज़ करते हैं पाइथन के उसमें, मतलब बेसिक अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना हो तो इस तरह आप यूज़ करते हैं। आगे कोई है नहीं, तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।